A very good morning, students. How are you? Hope you are doing well, and welcome to the online classes. And we are going to continue the chapter, but before that, I want to give you some instructions about the exam and also about the attendance that we are following. Now, I know that some of the students have confusion about the attendance. So let's clarify the attendance work first, and then we will go to the next instruction, that is about the test or the exam that is going to be held on Sunday, 16th of this month. Okay, so let's first I will explain you how the attendance work works, right? Okay, so let's imagine, आप imagine कर सकते हैं कि हमने हमारा जो फर्स्ट जो लेसन था वो 4 को गया, 4th ऑफ दिस मंथ, ठीक है। सेकंड जो वीडियो आया आपका 6 को आया, ठीक है, 6 को आया, एंड द थर्ड वन 8 को आया, ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन विल कम ऑन टुमारो, ठीक है। बट यहां तक हमने ये देखा, आपको समझ में आ रहा है यहां तक। नाउ अब आप भी जानते हैं कि मैं जो है एक दिन छोड़कर एक दिन आप लोगों को वर्क देता हूँ, राइट। अगर मैंने आपको 4th को वर्क दिया है तो 6 को वर्क नहीं दिया होगा, या अगर मैंने लास्ट मंथ आपको वर्क दिया था, है ना, इसके बीच में यहाँ पे पूरी हॉलीडेज आ गई, तो 30th को अगर मैंने आपको वर्क दिया है तो 4th को कोई वर्क नहीं मिला, 6 को वर्क मिला, और फिर उसके बाद 8 को वर्क नहीं मिला, ऐसे हुआ होगा। एक दिन छोड़कर एक दिन जो है हमारा वर्क आता है, या फिर 8 को वर्क मिला है तो 6 को नहीं मिला होगा। मान लीजिए 4th को मैंने आपको एक वर्क दिया, क्वेश्चन आंसर्स दिए आपको करने के लिए, और आप मुझे 4th को सेंड करते हैं। अगर आप 4th को सेंड करेंगे तो मैं आपकी प्रेजेंट लगाऊंगा यहाँ पे, ये 4th के वर्क की बात हो रही है। वहीं पर अगर आप मुझे 5th को भी सेंड करेंगे, जब तक मैं नेक्स्ट वर्क नहीं भेज रहा हूं आपको, ठीक है, नेक्स्ट वर्क कब आया था, 6 को आया, तो यानी 4th तक का सारा काम कब आ जाना चाहिए था, 4th को या 5th को आ जाना चाहिए। अगर आपका वर्क मान लीजिए आ जाता है 5th तक, तो 4th की प्रेजेंट लग गई। वहीं पर मान लीजिए 6 को मैंने वर्क नहीं दिया है, कोई वर्क नहीं दिया, वर्क दिया था एक्चुअली मैंने आपको, है ना, इंटरनल क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। कब दिए थे इंटरनल क्वेश्चंस? मैंने शायद 8 को दिया था, राइट, इंटरनल क्वेश्चंस मैंने 8 को दिया, तो 6 तक कोई काम नहीं था, है ना। तो अगर आपने ये 4th का काम अगर 7 डेट 7 तक भी अगर आपने दिया है तो आपकी प्रेजेंट लगी हुई है हर जगह, ठीक है। बट इमेजिन 8 को नया वर्क आया आपके पास, ठीक है, 8 को नया वीडियो आया, नया वर्क आया, ठीक है, और ये पुराना वर्क अभी तक आपने नहीं भेजा है ना। तो ये पुराना वर्क अगर नहीं भेजेंगे आप, तो आप लोगों की यहाँ पे एब्सेंट चलती रहेगी, एब्सेंट चलेगी। और जब 8 को आप वर्क भेजेंगे, व्हेन यू सेंड ऑन 8 की आपकी प्रेजेंट लगेगी। नाउ अब कुछ बच्चों ने बोला कि सर हमने तो सारा वर्क एक साथ भेज दिया। नो, ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपने जब टाइम पे, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको कह रहा हूँ कि लेट सबमिशन मत करो, डेली का डेली भेजो, या जो आपको टाइम पीरियड दिया है उस टाइम पीरियड के अंदर भेजो, डेली का डेली भेजो। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ आपको डेली, क्यों? क्योंकि आपके होमवर्क के हिसाब से ही तो हम लोग अटेंडेंस लगा रहे हैं। अगर होमवर्क ही नहीं आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अटेंड किया या नहीं किया? अंडरस्टूड? अगर आपने 4th को नहीं भेजा, 6th को नहीं भेजा, और आप 8th को सारा पुराना काम सब भेज देंगे, और आप कह रहे हैं सर मैंने तो सारा काम भेज दिया है, बट दैट इज ए लेट सबमिशन, है ना। जैसे अगर आप 6 को आप स्कूल भी आते हैं, 4th को आप स्कूल नहीं आए, 6th को आप स्कूल नहीं आए, मगर 8th को आके आपने स्कूल आए और सारा होमवर्क आपने कर लिया है, तो आप ऐसे थोड़ी कहेंगे सर हम 4th को तो नहीं आए थे, मगर हमने सारा काम 8th को सबमिट कर दिया है, राइट। तो दैट मीन्स जिस दिन से आप भेजेंगे उस दिन का ही आपका अटेंडेंस लगेगा, अंडरस्टूड। बट हम लोग, मैं आपको 2 दिन एक्स्ट्रा देता हूं, क्योंकि हम एक दिन छोड़ के एक दिन होमवर्क करते हैं। फिर भी अगर आपका वर्क टाइम पे नहीं आ रहा है, यानी 4th और 6th का वर्क, 4th का वर्क जो 6th तक आपको 7 तक का डेट है आपके पास टाइम था, तब भी आपका वर्क नहीं आ रहा, और फिर 8th को अगर आपका वर्क आ रहा है तो फिर पीछे का वर्क कैसे प्रेजेंट लगेगा? वो तो 8th को जब नया वर्क गया है तो वहीं का प्रेजेंट लगेगा, ठीक है। तो लेट सबमिशन अगर आप करते हैं तो भी आपका एब्सेंट ही रहेगा। जिस दिन आप
भेजेंगे उस दिन का ही प्रेजेंट लगेगी यहाँ पे। होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, अगर किसी बच्चे ने मेरे को फोन करके बोला है या मेरे को मैसेज किया है कि सर हम कहीं बाहर है या तबीयत खराब है या हम नहीं आ पाएंगे या हमने काम नहीं कर पाएंगे, अगर ऐसा कोई कहता है मुझे फोन करके, तब भी उसने वर्क तो लेट भेजा ना, या सेंड हिज वर्क लेट, तो उसका अटेंडेंस तो नहीं लगा सकते क्योंकि वर्क आया ही नहीं। अगर कोई मुझसे डॉक्यूमेंट पूछेगा कि आपने अटेंडेंस लगा रखी है फोर्थ की, आपने अटेंडेंस तो लगा दी फोर्थ की मगर उसका वर्क कहाँ है, तो मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट टू शो, बिकॉज बच्चे आ नहीं रहे अभी, तो डॉक्यूमेंट टू शो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आपका एब्सेंटी लगेगा। इवन लेट्स इमेजिन यू आर इन स्कूल में आ रहे हो आप नॉर्मल तरीके से, ठीक है, और आप फोर्थ से लेके 6 तक जब आप छुट्टी ले रहे हैं, मान लीजिए है ना, 4th और 6th को आप छुट्टी ले रहे हैं, आपने लीव लेटर लिख के दे दिया टीचर को कि मैं 4th और 6th को छुट्टी लूंगा, मगर आपके नोट में क्या करेगा, अटेंडेंस में तो एब्सेंट ही जाएगा। वो बात अलग है कि ईयर के एंड में टीचर को पता है कि आपने क्या, आपकी क्या प्रॉब्लम हुई, तो ईयर के एंड में ऑन द बेसिस ऑफ योर मेडिकल लीव दे विल चेक कि भाई अटेंडेंस में कुछ कमी तो नहीं आ रही। अगर कमी आ रही है, अगर मान लो अटेंडेंस कम पड़ता है, तब जाके वो जो मेडिकल लीव या जो आपने पहले से बताया है लीव के बारे में, वो लीव यूज होगा। तो आपको उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वर्क नहीं भेजा इसलिए आपके एब्सेंट लगा। अब कुछ बच्चों ने जिन्होंने पहले से ही बता दिया था कि सर हमारा वर्क लेट आएगा, फॉर देम कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो एब्सेंट है, मगर जब आप स्कूल में आएंगे या आगे अगर अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है तो वो वर्क वो इंक्लूड कर लिया जाएगा उस टाइम पे। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स फॉर नाउ, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है कि ये पता लगाने का कि आप लोगों ने क्लास अटेंड किया है या नहीं किया है। अंडरस्टूड? हमें नहीं पता कि आप लोग क्लास अटेंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे पता कैसे चलता है? ओनली इस चीज से पता चलता है जब कोई स्टूडेंट मुझे होमवर्क भेजता है, तभी मुझे पता चलता है कि मेरे पास वर्क आया है, इसका मतलब वो ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है। अगर वर्क नहीं आया है इसका मतलब वो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। भले हो सकता है कि आप एक दिन बाद आप सारा वर्क एक साथ फाइल अप करके भेज दें कि सर पहले का भी है और अभी का भी है, नहीं, उस टाइम का अटेंडेंस में एब्सेंट लग चुकी है आपकी। अब आगे आप प्रेजेंट हो, ठीक है, दैट मीन्स फ्रॉम नाउ अगर आप टाइम टू टाइम आप अगर भेजोगे, टाइम टू टाइम भेजोगे तो ही आपकी अटेंडेंस लगेगी। अगर आप टाइम टू टाइम नहीं भेजते हो तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। अब एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि मान लीजिए 4 को जो वीडियो गया, होमवर्क गया, तो 4 के बीच में 5 आता है, तो आप 5 को भी भेज सकते हैं, इवन 6 को भी भेज सकते हैं। मगर 8 को जब नया होमवर्क आ गया है, जब नया वीडियो चला गया है, नया होमवर्क आ गया है, तो पहले का वर्क अगर आप भेज रहे हैं, है ना, अगर आप पहले का वर्क भेजेंगे तो ये दोनों में तो आपके एब्सेंट लगेगी, इसमें आपकी प्रेजेंट लगेगी। तो इट इज बिकॉज ऑफ लेट सबमिशन। इफ यू डू ऑन अ प्रॉपर टाइम सबमिशन, अगर प्रॉपर टाइम पे आप करेंगे तो आपके लेट अटेंडेंस नहीं लगेगी, और अगर आप टाइम पे नहीं भेजेंगे तो आपकी अटेंडेंस तो यस आपकी एब्सेंट लगेगी। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट से ये प्रॉब्लम है लेट सबमिशन का, वो अभी तो प्रॉब्लम आप टेंशन ना लें, आप आगे से टाइम टू टाइम सेंड करें। एंड यस, अगर बाद में अगर दिक्कत आती है तो हम वी विल सी दैट, है ना, बाद में अगर अटेंडेंस में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम लोग वो देखेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, बट बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर प्रूफ, आपने इन्फॉर्म कर दिया है, ठीक है, वो क्योंकि आपने सेंड नहीं किया मगर इन्फॉर्म कर दिया, कोई बात नहीं, अभी आपके एब्सेंट लगी हुई है, एंड देन वंस इट विल स्कूल विल रीओपन वी विल एडजस्ट दी अटेंडेंस अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, तो ये तो रही अटेंडेंस की बात। अगर आप लेट सबमिशन देते हैं तो आपका एब्सेंट लगेगा, इवन इफ यू हैव इन्फॉर्म, मुझे पता है कि आपने मुझे इन्फॉर्म किया है, ठीक है, तो बाद में अगर इसमें कुछ अटेंडेंस में कुछ प्रॉब्लम आता है देन आई विल एडजस्ट दैट। ठीक है, बट ऑन द पेपर वी आर पुटिंग अटेंडेंस अकॉर्डिंग टू द होमवर्क। अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपने ये अटेंडेंस क्यों लगाया है, होमवर्क कहाँ है, तो मेरे पास होमवर्क नहीं है, इसलिए मुझे वहां पे अटेंडेंस तो लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो इसलिए फॉर दैट रीजन आपसे ऐसे चल रहा है। होप आप लोगों को क्लियरफाई हो गया होगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू दी आवर टेस्ट। अब जो टेस्ट की बात है, एज यू नो दैट ऑन 16 संडे को, इस वीक जो 16 है, इस संडे को हमारा टेस्ट FA1 का हमने रखा है और टाइमिंग आपको दे दिया गया है 1 to 2,
है ना। 16 को आपका इंग्लिश का पेपर है और वो टाइमिंग आपको दिया है 1 o'clock to 2 PM, राइट। तो ये 1 o'clock to 2 PM को मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, जैसे हमने क्लास टेस्ट लिया था वैसा ही है और कुछ नहीं है। करेक्ट 1 o'clock को आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा इन द ग्रुप के अंदर 1 o'clock को क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1 o'clock को क्वेश्चन पेपर मिलते ही आपको डाउनलोड करना है अपनी कॉपी में। कॉपी में कैसे लिखेंगे आप, ये अगर आपका पेज है तो वही सेम थिंग, योर नेम, ठीक है, क्लास, ठीक है, देन नेम क्लास विद, अब आप में से कुछ लोगों के पास सेक्शन अभी तक पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर नेम क्लास सब्जेक्ट, और यहां पे लिखना है ये क्या है, FA1 लिखना है, ठीक है। FA1 नेम क्लास सब्जेक्ट एंड डेट, ठीक है। अगर एक पेज पे हो जाता है तो एक पेज पे, अगर डबल पेज पे होता है तो भी उसके ऊपर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन लिखनी है। सेकंड पेज पे भी आपको वो इंफॉर्मेशन, ये का ये इंफॉर्मेशन लिखना है, अंडरस्टूड। अब लेट्स इमेजिन, फिर उसके बाद ये करने के बाद आपको इसकी फोटोज खींचनी है, इसको PDF में चेंज करना है। PDF में अपना नाम, जब अपन फाइल बनाते हैं तो उधर नाम पूछा जाता है तो उसमें नाम लिखे अपना, PDF का अपने फाइल में बनाए, नाम बनाए। जैसे कुछ बच्चे भेजते हैं अभी भी होमवर्क PDF में भेजते हैं अपना नाम लिखे, तो PDF में इसको कन्वर्ट करें इमेज को और फिर उसके बाद आप ग्रुप में सेंड करें। नाउ सेंडिंग ऑल्सो 1 o'clock से 2 o'clock का टाइम है। 1 o'clock से लेके 1:45 तक, 1 o'clock से लेके 1:45 तक आपको लिखने का टाइम है। कोई भी बच्चा 1 o'clock से 1:45 तक ग्रुप में कुछ भी सेंड नहीं करेगा, यानी कोई वर्क सेंड नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद 15 मिनट्स आपके पास है 1:45 से 2 o'clock, ठीक है। 1:45 से 2 o'clock यानी 15 मिनट्स है आपको। इस 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, अपना पूरा जितना भी आपका जो टेस्ट है वो भेजना है, सेंड करना है, PDF बना के सेंड करना। अगर आपका पहला काम हो जाता है, पहले ही अगर आपका काम हो जाता है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट करें, जो भी करना है आप कर लीजिए, ठीक है। और 1:45 से 2 o'clock के बीच में 15 मिनट्स के अंदर आप वर्क भेज दीजिए, अंडरस्टूड। 2 o'clock को, अब 2 o'clock को जो होगा ग्रुप जो है वो एडमिन ओनली हो जाएगा। 2 या 2:5 के बीच में ग्रुप जो है एडमिन ओनली कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से देन यू विल नॉट बी एबल टू सेंड इट, ठीक है, आप लोगों को भेजा नहीं जाएगा। देन जैसे 1 o'clock to 2 o'clock है, तो 1 o'clock to 1:45 the group will be on group admin, ठीक है। स्कूल क्या होगा, जैसे 1 o'clock से 1:45 तक ग्रुप जो होगा ग्रुप एडमिन पे रहेगा, एंड यू विल नॉट बी एबल टू सेंड एनीथिंग ऑन दिस इन दिस ग्रुप एट दैट टाइम। 1:45 to 2 o'clock इट विल गो टू नॉर्मल सेटिंग हो जाएगी और आप अपने वर्क देख सकते हैं। अगेन आई विल एक्सप्लेन। 1 o'clock to 2 o'clock आपका पेपर होगा। 1 o'clock का आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक है। 1 o'clock से 1:45 तक मैं उसको ग्रुप एडमिन ओनली कर दूंगा, जिसकी वजह से कोई भी इसमें कुछ नहीं भेज पाएगा। 1:45 को 15 मिनट्स के लिए उसको ओपन किया जाएगा। उस 15 मिनट्स के ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, अपना जितना भी टेस्ट है, वर्क है, वो सब जो है वो इसमें सेंड करना है। एंड 2 o'clock को अगेन द ग्रुप विल गो टू एडमिन ओनली। तो 2 o'clock के अंदर जिन्होंने भी अपना टेस्ट पेपर भेजा है उन्हीं का टेस्ट पेपर एक्सेप्टेड होगा, उसके बाद किसी का भी टेस्ट पेपर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अंडरस्टूड। दिस इज अ 10 मार्क्स पेपर, 10 मार्क्स पेपर है ये, ठीक है। जैसे हमने टेस्ट लिया था क्लास टेस्ट, तो सेम वे इट इज गोइंग टू हैपन, बट इट विल बी गुड इफ यू सेंड दैट इन योर PDF फॉर्म। अगर आप PDF
पेज में या पीडीएफ फॉर्म में भेजेंगे देन इट विल बी गुड फॉर यू, है ना, एंड फॉर मी ऑल्सो बिकॉज आई विल बी, मतलब उसको चेक करने में इजी रहेगा, ठीक है। सो विल डू दैट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो विल बी रिवीजन होगा। ओके, सिलेबस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ऑलरेडी ग्रुप में मैंने अनाउंस कर दिया है। सिलेबस आपका मोमेंट्स के अंदर 2 चैप्टर रहेगा, एक तो 5 एंड 6, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका है दी हैप्पी प्रिंस, ठीक है, एंड चैप्टर नंबर 6 जो है वो है विदरिंग द स्टॉर्म इन समर। ये 2 चैप्टर जो है आपके सिलेबस रहेंगे। बिहाइव का कोई पोर्शन नहीं है, सिर्फ मोमेंट के ये 2 चैप्टर हैं, इसी में से आएंगे। जो इंटरनल क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, जो एक्सटर्नल क्वेश्चंस में आपकी बुक में है, उनमें से आएंगे क्वेश्चन, अंडरस्टूड, ठीक है। जो इंटरनल क्वेश्चन है और जो एक्सटर्नल क्वेश्चन है उनमें से क्वेश्चन आएंगे, और दूसरे इंटरनल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यस, यू कैन राइट योर ओन आंसर, आप अपने आंसर को अपने लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर योर ओन आंसर एंड यू कैन सेंड टू द ग्रुप, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना आंसर बना सकते हैं, बट अगेन आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो 5 एंड 6, चैप्टर नंबर 5 एंड 6 विल बी योर सिलेबस फॉर द टेस्ट। होप यू अंडरस्टैंड, है ना। 2 मार्क्स के होंगे, जहां तक है 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी होंगे। 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होंगे। 45 मिनट आपके पास लिखने के लिए है, 15 मिनट आपके पास सेंड करने के लिए है, अंडरस्टूड। 2 o'clock से पहले आपको भेजना है, तो पूरा चीज आपको उसमें करना है। तो होप आपको कैसे भेजना है, कैसे करना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। देन अगेन अटेंडेंस के बारे में भी आपको समझ में आ गया। अगर लेट अगर काम होता है, लेट सबमिशन होता है, तो आपका अटेंडेंस एब्सेंट लगेगा, बिकॉज वी डोंट हैव अदर डॉक्यूमेंट्स टू चेक। आपके होमवर्क से ही हम प्रेजेंट लगाते हैं, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि उनका लेट होगा या उनकी तबीयत खराब है, या जो भी है, दैट आई नो, ठीक है, मगर अभी पेपर में उसने एब्सेंट लगाया, बट वंस स्कूल खुलेंगे तो हम उसको वैसे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। जिन्होंने मुझे पहले इन्फॉर्म किया है, जो स्टूडेंट्स मुझे पहले इन्फॉर्म करेगा, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पहले इन्फॉर्म किया है, तो उन लोगों का बाद में हम ओके कर सकते हैं। अगर अटेंडेंस में अगर आपको मान लो कमी आती है, तो हम वो 2 या 3 दिन का जो अटेंडेंस है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं और आप अपनी मर्जी से लेट सबमिशन करते हैं, तो एब्सेंट ही रहेगा, उसका कोई चेंजेस नहीं होगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। तो सारी चीज आपको समझ में आ गई है। एक तो अटेंडेंस के बारे में मैंने बताया आपको, और दूसरा मैंने आपको एग्जाम या टेस्ट के बारे में बताया कि कैसे टेस्ट वगैरह होंगे। ओके, एंड वी वर कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर, कि हम लोग अपने चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा, आज का जो वीडियो होगा, आज हम लोग जो है वो चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और चैप्टर कंप्लीट करेंगे। और आने वाले 2 वीडियो, नेक्स्ट 2 वीडियोस जो आएंगे, अब जैसे ट्यूसडे को ये वीडियो आता है, तो वेडनेसडे एंड थर्सडे को दूसरा वीडियो आएगा, सैटरडे को दूसरा वीडियो आएगा, ठीक है। तो थर्सडे और सैटरडे के जो वीडियो होंगे उसमें हम रिवीजन करेंगे, जो ये 2 चैप्टर है उनका उसमें से रिवीजन करेंगे, ठीक है। दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन विद जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। A truly beautiful mind. So let's take out your बुक्स निकालें, अब हम पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। हम लोगों ने ऑलरेडी 9 पैराग्राफ तक, मेरी बुक में 9 पैराग्राफ तक हमने पढ़ लिया था। नाउ वी आर गोइंग टू, वी विल ट्राई टू फिनिश इट। अगर नहीं होता तो कोई बात नहीं, हम उसको थोड़ा क्या कहते हैं, इसको हम ब्रेक लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। So let's start with the 10 what it says. While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She is a look like you. She is a book like you. His mother said. Einstein put the wedding off. अब क्या होता है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि कैसे आइंस्टाइन के बारे में हम देख रहे थे, तो हमने देखा कि कैसे वो मिलेवा से मिला,
और वहाँ पे उसके दोस्त बन गए, वो इवन लवर बन गए। फिर उसके बाद हमने देखा कि आइंस्टाइन वहाँ पे एक जगह पे काम करने लगता है, पेटेंट ऑफिस में काम करने लगता है। ये सब हम देख रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो अभी हम देखते हैं कि आइंस्टाइन वांटेड टू मैरी मिलेवा आफ्टर हिज स्टडी सिस्टम, मतलब कंप्लीट करने के बाद जब उसने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली, ग्रेजुएशन ले लिया है कॉलेज से, तो उस टाइम पे वो क्या करता था, मिलेवा से शादी करना चाहता था। मगर उसके मदर जो थी, आइंस्टाइन या अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो मदर थी, वो नहीं चाहते थे कि वो इससे शादी करे। क्यों नहीं करे? क्योंकि एक तो मिलेवा जो थी वो ओल्डर थी, यानी 3 साल बड़ी थी आइंस्टाइन से, एंड सेकंड थिंग वाज दैट कि शी वॉज द सेम लाइक आइंस्टाइन, वो बिल्कुल आइंस्टाइन की जैसे ही थी, मतलब बिल्कुल इंटेलिजेंट या पढ़ने में बिल्कुल शार्प, तो बिल्कुल इंटेलिजेंट थी। तो आइंस्टाइन की मदर को लगता था इट विल बी ए क्लैश, ये क्लैश हो जाएगा बाद में, क्योंकि दोनों ही अगर इंटेलिजेंट होंगे या दोनों ही अगर सिर्फ किताबों के बारे में सोचेंगे तो बाद में जो है इनका क्लैश होने लगेगा, लड़ाइयाँ होंगी। तो इस वजह से आइंस्टाइन की मदर जो थी वो नहीं चाहती थी कि ये शादी करे। तो इस वजह से क्या होता था कि एक तरफ इन फिजिक्स जो था आइंस्टाइन बहुत ऊपर जा रहे थे, बट इन हिज पब्लिक और इन हिज पर्सनल लाइफ ही वाज वेरी मच डिटोरेटिंग, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ में वो बहुत नीचे जाते जा रहे थे, वो उनकी पर्सनल लाइफ टूटती जा रही है। देन व्हाट हैपेंड, द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 and had 2 sons, but a few years later the marriage flattered. Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. फिर क्या हुआ, जैसा भी कुछ भी हुआ हो, उनकी मदर ने मना किया, मगर इन 1903 में, है ना, 1903 में उन्होंने क्या किया, मिलेवा से शादी करनी की, मैरिज मिलेवा। और जैसा उसकी मदर ने कहा था वैसा ही हुआ। कुछ सालों बाद दे हैड 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे थे उनके। मगर कुछ सालों बाद धीरे धीरे करके क्या हुआ, मिलेवा और आइंस्टाइन के बीच में बहुत झगड़ा होने लगा, और लास्ट में क्या हुआ, इतना प्रॉब्लम होने लगा उनको कि 1919 के अंदर क्या हुआ, दे डिवोर्स, उन्होंने डिवोर्स ले लिया, वो अलग अलग हो गए, ठीक है। और इसने मतलब उनकी शादी बिल्कुल टूट चुकी थी, दे स्टार्टेड फाइटिंग, और जैसे उसकी मदर ने कहा था वैसे ही हुआ। और फिर उसके बाद आइंस्टीन ने उसी साल यानी 1919 में ही अपनी एक कजिन, एल्सा नाम की एक कजिन है, उससे शादी कर ली, ठीक है। उसी ईयर उसने दूसरी शादी भी कर लिया आइंस्टीन ने। Einstein's new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity and eclipses of the sun. In 1919, got proved that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent of which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational force field. The newspaper proclaimed this work as significant revolution. अब क्या हुआ, इन 1915 जब एक साइड पे उसकी पर्सनल लाइफ ऐसे चल रही थी, तो दूसरी साइड उसकी प्रोफेशनल लाइफ यानी फिजिक्स में हिज लाइफ वाज गोइंग वर्ल्ड फेम, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊंचे, वो बहुत फेमस हो गया था। 1915 में आइंस्टाइन ने एक जो है एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने इसके बारे में बताया, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी थ्योरी के बारे में उन्होंने बताया। और उसके अंदर उन्होंने बातें बताई कि कैसे ग्रेविटी का काम होता है, कैसे ग्रेविटी काम करती है, वो सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन करी। एंड इट वाज प्रूव्ड। बाद में एक सोलर एक्लिप्स हुआ। सोलर एक्लिप्स जैसे आप जानते हैं सूर्य ग्रहण जो होता है, तो सूर्य ग्रहण के टाइम पे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस स्टार से लेकर जो लाइट आती है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स में कैसे काम करती है, एंड हाउ मच टाइम इट टेक्स टू एक लाइट वहां से यहाँ तक, एक स्टार से एक लाइट आने में कितना टाइम लगता है, ये पूरा काम उन्होंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था। और जब सोलर एक्लिप्स आया तो ये बातें उनकी क्या हो गई, प्रूव हो गया ये। एंड न्यूज़पेपर में क्या हुआ, उनका वर्क आया, उनका वर्क के बारे में बहुत एक तरीके से लोगों ने बहुत ज्यादा उनकी प्रशंसा की, एंड ही बिकेम फेमस, ही वाज दी, मतलब बहुत ज्यादा फेमस वो हो गए वहां पे। नाउ व्हाट हैपेंड देयर, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded with by the press. और उनको 1921 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला, फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिला 1921 के अंदर। और पूरी दुनिया में जो है उनके बारे में मतलब लोग बस चर्चा करने लगे, ही बिकेम फेमस, और उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिलने लगे, सारे प्रेस के अंदर, पेपर के अंदर, हर जगह उन्हीं का उनका नाम चलने लगा। तो ही बिकेम
फेमस, कहने का मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States 5 years later. The discovery of nuclear fusion in Berlin and America physicists is an uphold. Now many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. जब नाजी, जैसे कि आप जानते हैं नाजी के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा या आगे पढ़ रहे होंगे, तो नाजी गवर्नमेंट जब जर्मनी में जब नाजी का रूल आया तो उस समय आइंस्टाइन ने क्या किया, आइंस्टाइन और कुछ दूसरे साइंटिस्ट उस समय वो लोग यूनाइटेड स्टेट चले गए, मतलब जर्मनी छोड़ के वो लोग यूनाइटेड स्टेट चले गए। मगर उस टाइम पे उन लोगों ने जो है न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में, न्यूक्लियर जो फ्यूजन था या उसके तरीकों के बारे में सीख लिया था, और उनको ये डर था कि ये जर्मनी जो नाजी ग्रुप जो एक तरीके से रूल कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये नाजी लोग जो है वो एटॉमिक बम बना ले या एटॉमिक कोई ऐसा वेपन बना ले जिसकी वजह से खतरा हो पूरी दुनिया को। ये आइंस्टाइन को बहुत ज्यादा डर था कि कहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उसके बारे में इन्वेंशन कर लिए थे, एंड दे वर अफ्रेड कि कहीं नाजी क्या करे, एटॉमिक बम या ऐसा कुछ वेपन बना ले। तो क्या हुआ, एट द अर्जिंग ऑफ दैट कलीग आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट on August 2, 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect, and the America developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped in the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. अब क्या हुआ, जब इनको डर था कि जर्मनी या नाजी जो है कोई एटॉमिक बम बना लेंगे, तो इन्होंने, क्योंकि अब आइंस्टाइन जो है कहाँ आ गए थे, यूएस में आ गए थे या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आ गए थे। अब उन्होंने क्या किया, उधर के प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट को जो है एक लेटर लिखा, ओपन लेटर लिखा, और कहा कि अगर वो ऐसा कोई बॉम्ब बनाते हैं, एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, तो क्या होगा, ऐसा एक बॉम्ब क्या होगा, पूरे एक एरिया को, पूरी एक जगह को तबाह कर सकता है ना। ऐसा लेटर प्रेसिडेंट को लिखा, और प्रेसिडेंट ने वो लेटर देख लिया और वो उसका कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। मगर क्या हुआ, अमेरिका ने सीक्रेट में, एक तरीके से सीक्रेट में उन्होंने क्या किया, अलग अपना ही खुद का एटॉमिक बम या एटॉमिक बम जो है उन्होंने बना लिया, ठीक है, सीक्रेट में। और उसको फिर उन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया, जापान के जो सिटी था, जापानीज सिटी था हिरोशिमा और नागासाकी, आप जानते हैं 1945 में, अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने क्या किया, अटैक कर दिया। अब आइंस्टाइन ने क्या किया था, अमेरिका को वार्न किया था, उनको कहा था, चेतावनी दी थी कि जर्मनी बना सकता है और ऐसा एक बॉम्ब जो है बहुत नुकसान कर सकता है। मगर अमेरिका ने क्या किया, खुद का एक न्यूक्लियर वेपन बनाया, खुद का ही एटॉमिक बॉम्ब बनाया, और उन्होंने क्या किया, उसको जापान की सिटी पर लॉन्च कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी आज भी वहां पे बहुत रेडिएशन है और वहां पे आज भी लोग बहुत डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं, राइट। आप सब जानते हैं, हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि कितना ज्यादा नुकसान हिरोशिमा और नागासाकी को वहां पे हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, आइंस्टाइन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस इन ही proposed the formation of world government, unlike the letter to Roosevelt. This was made no impact, but over the next decade Einstein got ever more involved in politics, agitating for an extent to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब क्या हुआ, इस चीज से जब अमेरिका ने ऐसा एक अटैक किया, तो इस चीज से आइंस्टाइन बहुत ज्यादा डीपली शेकन हो गए, मतलब उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने जब देखा कि इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, इतना बड़ा तबाही मच गई, तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ। और वो दुख होने की वजह से उन्होंने एक ओपन लेटर यूनाइटेड नेशन की, जैसे आप जानते हैं यूएन जो एक यूनाइटेड नेशन की जो ग्रुप है, उसको एक ओपन लेटर लिखा और उन्होंने कहा कि आपको एक ऐसा एक ग्रुप बनाना चाहिए जो क्या करे, इस पे कंट्रोल करे, वेपन पे कंट्रोलिंग हो, है ना, ताकि फालतू में ऐसे कोई भी कंट्री किसी के ऊपर भी अटैक ना कर पाए, खासतौर से न्यूक्लियर जैसे वेपन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा, किसको, यूएन को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि आप एक ऐसा गवर्नमेंट फॉर्म करें ताकि वहां पे क्या हो, एडजस्टमेंट हो, ताकि लोग बाग ऐसे कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को अटैक ना कर पाए। मगर उसका लेटर का ज्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। मगर फायदा ये हुआ, आइंस्टाइन जो है उसके बाद
पॉलिटिक्स में आ गए थे, है ना। तो उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी एज ए साइंटिस्ट ही वाज पॉपुलर, वो बहुत ज्यादा फेमस थे, तो उन्होंने एज ए साइंटिस्ट जो पॉपुलैरिटी थी उनकी, जो फेमस थे वो, उस चीज को उन्होंने पॉलिटिक्स में भी यूज किया, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, उस चीज को पॉलिटिक्स में उन्होंने यूज किया, और फिर उसके बाद जो है वो ऐसे जो वेपन्स के ऊपर और इनके ऊपर बहुत ज्यादा वो पॉलिटिक्स में बोलते रहे। उसके बाद क्या हुआ, when Einstein died on 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius। जब उनकी डेथ हुई, कब, 1955 में उनकी डेथ हुई, कितने साल के थे वो, 76 साल के थे वो। तब जब उनकी डेथ हुई तो पूरी दुनिया ने उनको एक विशनरी मतलब जिसने दूर की देखी हो, है ना, विशनरी के रूप में, और किसके रूप में, वर्ल्ड सिटीजन मतलब पूरी दुनिया के सिटीजन के रूप में देखा हो। जैसे आप जानते हैं, अगर हम इंडिया में पैदा होते हैं तो इंडियन सिटीजन कहलाते हैं, राइट। अगर आप अमेरिका में पैदा हुए तो आप अमेरिकन सिटीजन, मगर दुनिया ने उनको वर्ल्ड सिटीजन का नाम दिया। क्यों दिया, क्योंकि वो साइंस में तो वो आगे थे, एज ए साइंटिस्ट ही वाज फेमस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मगर उसी के साथ साथ उन्होंने दुनिया के लिए बहुत और भी काम किया। उन्होंने पॉलिटिक्स में भी काम किया और साइंस में भी काम किया। साइंस में भी उन्होंने दुनिया के लिए, पूरी दुनिया को नई चीज बताई, और एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने जब कहा कि ऐसे जो वेपन अटैक, जो बॉम्ब वगैरह जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो सब देश के लिए खराब है, जब उन्होंने ये बातें उठाई तो वो सारी दुनिया के लिए काम आई, है ना। तो इसलिए पूरी दुनिया ने उनको क्या नाम दिया, वर्ल्ड सिटीजन। पूरी दुनिया के लिए वो एक सिटीजन बन गए, मतलब हर एक लोग उनको मानने लगे। तो ऐसा आइंस्टाइन के साथ हुआ, ठीक है। अब उसके बाद आप लोगों को पता है, फिर आइंस्टाइन के डेथ के बाद टुडे ऑल्सो, आज भी जब हम आइंस्टाइन को याद करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम याद करते हैं, तो उनकी वो चीजें जो उन्होंने एज ए साइंटिफिक रोल, जो उन्होंने एज ए साइंटिस्ट जो उन्होंने किया वो, और उसके साथ साथ जो उन्होंने दुनिया के लिए किया वो, दोनों ही चीज बहुत महत्वपूर्ण आज भी याद किया जाता है। He was died in 1955 में 1955 में उनकी डेथ हुई। आज 2020 चल रहा है, तो आप सोचिए इतने सालों के बावजूद भी हम अल्बर्ट आइंस्टाइन को जीनियस के रूप में जानते थे। इसका मतलब उनके जितने भी प्रूफ थे या जितना भी उन्होंने काम किया, इट वॉज ऑल एक ग्राउंड ब्रेकिंग लेवल पे था, पूरी दुनिया के लिए उन्होंने काम किया ना, इसलिए आज भी हम उनको मानते हैं और आज भी उनको उन साइंटिस्ट के नाम में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, होप आप लोगों को समझ में आएगा। देयर आर 8 क्वेश्चंस थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के अंदर 8 क्वेश्चंस है, आपको उसमें से 7 क्वेश्चन करने हैं, 8 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, 8 क्वेश्चन आप ना करें क्योंकि वो बुक के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। बुक में कर लें, नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। 7 क्वेश्चन तक आपको कंप्लीट करना है, जिसके पीडीएफ में जो है आपको फोटो खींचिए, पीडीएफ बना के आपको इस वीडियो के साथ मिलेगा। आज के वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अटेंडेंस कैसे लगता है। अगर आप लेट सबमिशन करते हैं तो आपका एब्सेंस लगता है, अगर आप टाइम पे भेज रहे हैं वर्क तो आपको प्रेजेंट लगेगी, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी मुझे इन्फॉर्म किया है, मगर उनको भी ये पता होना चाहिए कि बेटा आप लोगों के कोई रिकॉर्ड मेरे पास नहीं, यानी हम अटेंडेंस फुली बेस्ड ऑन होमवर्क पे लगा रहे हैं, होमवर्क के बेस पे ही हम अटेंडेंस लगा रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर आप होमवर्क नहीं भेजेंगे तो मैं अटेंडेंस नहीं दे सकता। बट यस, बाद में अगर आपका अटेंडेंस का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम वो सॉल्व करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर सेकंड पोर्शन था हमारा, हम टेस्ट के बारे में देख रहे थे कि टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट कैसे लिया जाएगा, क्या क्या होगा, वो सारी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इवन आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको इसके बारे में बताता रहूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने चैप्टर कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा थर्सडे एंड सैटरडे को, उन वीडियो के अंदर हम लोग रिविजन करेंगे, ठीक है। वो रिविजन करेंगे और हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या है वो, जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम यहाँ रखते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अबाउट दी अटेंडेंस, बट टाइम पे वर्क भेजेंगे तभी आपको प्रेजेंट लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। टिल देन वी मीट द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे एट होम। होमवर्क आप कंप्लीट करें, प्लीज होमवर्क कंप्लीट करके भेजें आप, क्योंकि इसके हिसाब से आपका अटेंडेंस, ठीक है। एंड स्टे होम, स्टे सेफ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।